नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिमेंबर, इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेल्यूर। यानी सफल होने के लिए सफलता की इच्छा जो है वो असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। बिल कॉस्बी के इन विचारों से मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज के सेट 14 का ये डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसका वो कंक्लूजन मतलब उसका वो निष्कर्ष नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शंस होंगे वो पियाजे की थ्योरी को डिफाइन करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति। ऑप्शन बी सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता की संवेदनशीलता। ऑप्शन सी डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि डिस्कवरी सीखना। ऑप्शन डी नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग यानी कि मौखिक शिक्षण की आवश्यकता को छोड़कर बाकी जो ऑप्शंस थे कि व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति भी और सीखने के लिए बच्चे की तत्परता उसकी रेडीनेस भी और कुछ नई खोज करना सीखना, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। बस नीड ऑफ वर्बल टीचिंग इसमें इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बता दें कि यह सिद्धांत है, यह ज्ञान की प्रकृति के बारे में है। यह हमें बताता है कि मानव किस तरह से इस ज्ञान का अर्जन करता है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप जो है वह डेवलपमेंट की हर स्टेज में बदलता रहता है और परिमार्जित होता रहता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको बताना है कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किस स्टेज में आता है, मतलब कौन सी स्टेज में आता है पियाजे के अनुसार। ऑप्शन ए आपके पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या ऑप्शन बी आपके पास है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी आपके पास है प्री ऑपरेशनल एंड ऑप्शन डी इज सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी मैं बता दूं कि देखो सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है वो सबसे पहली स्टेज होती है बच्चे की। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक सेंसरी मोटर पीरियड चलता है। फिर उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल पीरियड जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक होता है। और जब बच्चे की आयु 11 से अधिक हो जाती है तो उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 एंड 11 अपवर्ड्स आपकी हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। आपको बताना है कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को परमानेंटली वो सीख जाता है, पहचान हो जाती है उसे ऑब्जेक्ट्स की, वो किस स्टेज के दौरान हो जाती है। ऑप्शन ए इज सेंसरी मोटर पीरियड, ऑप्शन बी इज प्री ऑपरेशनल पीरियड, ऑप्शन सी इज कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड एंड ऑप्शन डी इज फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर पीरियड, जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होता है। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि जो हम बोलेंगे संवेदी मोटर चरण होता है, इसके दौरान एक बच्चा
जो सबसे उन्नत संज्ञानात्मक उपलब्धि तक पहुंचता है वह है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। इसका तात्पर्य तब है जब एक शिशु यह समझ लेता है कि कोई भी वस्तु उस समय भी मौजूद है जब वह उसे देखने, सूंघने, छूने या सुनने में सक्षम नहीं होता है। मतलब कि उसको पता है कि वो चीज फिर भी उसके आसपास प्रेजेंट है और वो उसके लिए सर्च करता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्थिति है ये बहुत मेन क्वेश्चन है। तो ये कौन सी स्टेज में आती है? सेंसरी मोटर पीरियड में, जो कि वेरी फर्स्ट स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज फ्रॉम 2 to 7 years इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो किसके साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, यानी कि तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता। ऑप्शन बी, कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता। ऑप्शन सी इज एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, यानी कि विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता उसमें आ जाती है। ऑप्शन डी इज इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो है कि इस स्टेज के दौरान बच्चा जो है हम उसे जो भी समझाते हैं वो उसी की नकल करता है, उसे मेमोराइज करने की कोशिश करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, क्या चीज इनमें से जरूरी है? ऑप्शन ए है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, सीखने वाले द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। ऑप्शन बी है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना। ऑप्शन सी इज बिलीफ इन इमरेंट जस्टिस, आसन न्याय में विश्वास करना। ऑप्शन डी इज रिइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि शिक्षकों और माता पिता द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो आपको बताना है कि इनमें से लर्निंग के लिए कौन सी चीज जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द चिल्ड्रन। सीखने के लिए पर्यावरण की सक्रिय खोज करता है तभी लगता है कि कोई जो पर्सन है वो लर्निंग के लिए रेडी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फीलिंग ऑफ रिवल्शन एट द साइट और स्मेल ऑफ सर्टेन फूड्स बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंस विद दोज फूड इज अ। खाद्य पदार्थों के साथ बुरा अनुभव होने के कारण कुछ खाद्य पदार्थों की दृष्टि या गंध में विद्रोह की अनुभूति होना, ये क्या है? कि आपको पहले ही उस फूड से इरिटेशन होने लग जाती है जिसके साथ आपका पहले अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पनिशमेंट, क्या वो एक सजा है? ऑप्शन बी लर्न्ड रिफ्लेक्स है, कि मतलब आपने उलट सीख का उसको एग्जाम्पल दिखाया है। ऑप्शन सी कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम वो है। ऑप्शन डी इज रिवार्ड, कि वो एक इनाम है। ऑप्शन जो आपका सही रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, लर्न्ड रिफ्लेक्स, कि हमारा जो पहले कुछ रिस्पॉन्स रहा था उस चीज के रिगार्डिंग, हमें जब वो याद आता है तो हम ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये लर्न्ड रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है, कि पाठ्य पुस्तक में जानकारी सीखना और याद रखना जो है वो लर्न रिफ्लेक्स नहीं, वो कॉग्निटिव लर्निंग यानी कि संज्ञानात्मक सीख कहलाता है। और जो कि हम एक्सपीरियंस से ऐसे सीखते हैं, दैट इज लर्न रिफ्लेक्स। तो लर्न रिफ्लेक्स और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव लर्निंग में आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कि अगर हम कुछ टेक्स्ट बुक से हम सीख रहे हैं और उसे याद रख रहे हैं तो वो हमारा होता है कॉग्निटिव लर्निंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवार्ड्स आर यूजुअली मोर सक्सेसफुल देन पनिशमेंट्स बिकॉज। आपको बताना है कि इनाम जो है, किसी को आप
पुरस्कृत कर रहे हैं तो वो सजा देने से बेहतर कैसे है? ऑप्शन ए, द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट कैन हैव अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट, कि मतलब सजा जो है वो हम किसी बच्चे को अगर सजा देते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अनडिजायरेबल, अनवांछित हो सकते हैं, मतलब कि हम चाहते कुछ है, किसी मोटिव से सजा देते हैं और उसका रिजल्ट कुछ विपरीत हो सकता है। ऑप्शन बी है, रिवार्ड्स गारंटी द डिजायर्ड रिस्पॉन्स विल अकर, कि इनाम इस चीज की हमें गारंटी देता है कि अगर हम किसी को पुरस्कार दे रहे हैं उसके अच्छे काम के लिए तो इट मीन्स कि वो हमेशा हमें जो हम जैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं वैसा ही देगा। ऑप्शन सी इज, पनिशमेंट कैन बिकम एसोसिएटेड विद द पनिशर, कि हो सकता है कि सजा जो है वो सजा देने वाले व्यक्ति से संबंधित हो। ऑप्शन डी इज, बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, कि पनिशमेंट रिवार्ड्स जो हैं वो इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि पनिशमेंट के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और पनिशमेंट जो है वो हमें मतलब हमारे विचार जो है पनिशर के बारे में वो बिल्कुल स्टीक हो जाते हैं, हम उसे गलत समझने लग जाते हैं, तो इसलिए रिवॉर्ड्स जो है वो बेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। जब हम शैशव अवस्था से वयस्कता की तरफ बढ़ते हैं तो इस ट्रांजिशन को, इस बदलाव को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था, ऑप्शन बी इज द टॉडलर ईयर्स, ऑप्शन सी इज एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था एंड ऑप्शन डी इज द सीनियर ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है इसके दौरान हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ प्रवेश करते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखें कि किशोरावस्था अक्सर तनाव और भावनात्मक अस्थिरता की अवधि होती है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पहचान की खोज शामिल होती है, पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में इसमें सर्च होती है, मतलब कि सबकी अपनी पहचान इसमें बनती है, अपने कार्यों के आधार पर व्यक्ति की पहचान बन जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट, आपको बताना है कि शारीरिक दंड जो है उसकी सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि शारीरिक दंड गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए, इट इज अगेंस्ट द लॉ, कि ये कानून के खिलाफ है। ऑप्शन बी, इट प्रिवेंट्स रेशनल डिस्कशन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उचित व्यवहार की तर्क संगत चर्चा को यह रोक देता है। ऑप्शन सी, इट कैन प्रोवोक एग्रेशन एंड हॉस्टिलिटी, कि आक्रामकता और शत्रुता को ये भड़का देता है। ऑप्शन डी इज बोथ ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ऑप्शन बी एंड सी, कि जो शारीरिक दंड है वो उचित व्यवहार की तर्क संगत चर्चा को भी रोकता है, कि मतलब व्यवहार भी बिगड़ सकता है। और ऑप्शन सी भी इसका राइट है, जो कि अगर आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर देते हैं तो वो स्टूडेंट या वो पर्सन जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है और उसमें आपसे बदला लेने की भावना उमड़ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज, hormones produced by testes and ovaries are responsible for dash seen in boys and girls। आपको बताना है कि जो हॉर्मोन्स टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज से सिक्रेट होती हैं उससे हमें क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, यानी कि हमारी फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है। ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ऑप्शन सी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इन मेल्स टेस्टिस हार्मोन एंड इन फीमेल्स ओवरीज हार्मोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस सिचुएशन। आपको बताना है कि कौन सा वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को स्ट्रेस सिचुएशन हैंडल करने के लिए, तनाव की जो स्थिति होती है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए प्रिपेयर करता है। ऑप्शन ए इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी इज इंसुलिन, ऑप्शन सी इज एड्रेनलिन, ऑप्शन डी इज थायरॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये हमें स्ट्रेस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है।
Question number 12 is, in an intelligence test, a 10-year-old girl scored the IQ of 120. What is her mental age? इसको आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि अगर कोई 10 वर्ष की लड़की है, यानी कि उसकी क्या दे दी हमें, क्रॉनिकल एज, और उसका IQ जो है वो आया 120, तो उसकी मेंटल एज आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो आपको पहले भी बताया था कि IQ का फॉर्मूला मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो स्टैनफोर्ड बिनेट के अनुसार जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है IQ को मेजर करने का, वो क्या था कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 करके ऐसे कुछ फॉर्मूला था। तो अगर सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि लड़की की मेंटल एज क्या निकलेगी। तो ये बहुत इजी है, लड़की की मेंटल एज कितनी आएगी, 12 वर्ष, 12 ईयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेंटली गिफ्टेड IQ which is above 130 comprises about। 13th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो IQ लेवल 130 से अबव होता है वो कितनी पॉपुलेशन का होता है। ऑप्शन ए इज 10%, ऑप्शन बी इज 5%, ऑप्शन सी इज 2% एंड ऑप्शन डी इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, 2% ऑफ द पॉपुलेशन, कि केवल 2% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल 130 के अबव होता है, और अगर 139 के अबव, जो कि हाईली सुपीरियर या वेरी सुपीरियर पीपल आप कह सकते हैं, वो केवल 1% हमें देखने को मिलते हैं। अगर 139 के अबव क्वेश्चन आ जाता है तो केवल 1%, और 130 के ऊपर अगर पूछा जाए तो 2% लगभग लोगों का IQ लेवल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग एग्रेशन? आक्रामकता के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन इज इट कॉजेज फिजिकल पेन, यानी कि यह शारीरिक दर्द का कारण बनता है। ऑप्शन बी इज इट इन्वॉल्व्स इंटेंट टू हार्म समवन, इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा शामिल होता है। ऑप्शन सी इज इट इन्वॉल्व्स इमोशनल अराउजल, कि इसमें भावनात्मक उत्तेजना शामिल होती है। ऑप्शन डी इज इट इज कमिटेड बाय समवन हु हैज डिलिबरेटली प्रोवोक्ड, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध है जिसे जानबूझकर उकसाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स इंटेंट टू हार्म समवन, कि कोई पर्सन अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा आक्रामक हो जाता है, तो उसकी क्या धारणा रहती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्यरत रहता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज, टू नो वेदर पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड वी नीड टू नो, यह जानने के लिए कि क्या लोग निराश हैं हमें क्या जानना चाहिए। ऑप्शन ए देयर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर अटेनमेंट्स, यानी कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी प्राप्ति क्या है, हमें ये समझना चाहिए। ऑप्शन बी इज देयर लेवल ऑफ डेप्रिवेशन एंड देयर पावर, उनके वंचित होने का स्तर और उनकी शक्ति को पहचानना चाहिए। ऑप्शन सी इज देयर वांट्स एंड देयर इंटेलिजेंसी, यानी कि उनकी इच्छा और उनकी बुद्धि का हमें ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी इज देयर नीड्स एंड देयर एज, उनकी जरूरतें और उनकी उम्र को समझना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड देयर अटेनमेंट्स, कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो किस वजह से होता है कि उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और वो उन्हें जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये ठीक हो, लेकिन वो एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरतों से, उसकी उम्र से, उसके वंचित होने के स्तर से, उसकी इच्छा और उसकी बुद्धि से, इनसे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसकी अटेनमेंट्स जो होती हैं वही एक्चुअली उसकी फ्रस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर दें। वीडियो को वॉच करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और ज्ञान आगे भी आप यूं ही बढ़ाते रहिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।